नमस्कार छात्रों, हमारा जो अभी एग्ज़ाम हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पैट वाला, उसकी फर्स्ट मीटिंग का पेपर मेरे पास है यहाँ पर। और आप लोगों ने ये कहा है कि मैम इसके आंसर बता दीजिए, तो मैं जल्दी से आप लोगों को इसके आंसर करवा देती हूँ। हिंदी वाले आंसर मैं करवाऊंगी। इसमें हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है वो 46 क्वेश्चन है, 46 और फर्स्ट मीटिंग का पेपर है ये। तो इसमें शब्द आया था घमंड का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा है। तो आपको पता है कि घमंड का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, अहंकार होगा। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, अहंकार। फिर 47 इसका क्वेश्चन है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है। मन को हरने वाला, तो आपको पता है मन को हरने वाले के लिए क्या बोलते हैं, मनोहर कहते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, जिसमें मनोहर शब्द दिया है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या लेंगे 48। तो 48 में हमारा प्रश्न आया था कि गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो आपको पता है गागर मतलब छोटा सा बर्तन, और उसमें क्या, सागर। सागर मतलब बहुत बड़ी चीज। तो इसका भाव आपको लिखना, तो यानी थोड़े में बहुत ज्यादा भरना, तो थोड़े में बहुत कहना, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। फिर 49 का आंसर अगर हम देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है। तो शब्द यहाँ पे है हमारा महत्वाकांक्षा। 4 ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं और इसमें जो आपका सही होगा वो क्या है, बी है, महत्वाकांक्षा। ध्यान रखिएगा, महत्वाकांक्षा जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे शब्दों में, मतलब बहुत सारी जगह हमने देखा होगा कि यहाँ पे एक ही त लिखा हुआ होता है। तो जब भी कभी अगर आपकी परीक्षा में या किसी ऑप्शन में एक त वाला आ जाए तो उसे भी आप गलत ही मानेंगे। जब हम परीक्षा में शुद्धि शब्द की बात करते हैं तो हम यहाँ पर 2 त को ही मानते हैं, इसलिए आंसर बी इसका रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा 50। एकल का विलोम शब्द है। तो आपको पता है एकल मतलब अकेला हो जाएगा, एकल का विलोम पूछा है। और इसमें जो वो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होगा बहुत ज़्यादा, तो बहुल शब्द है, इसलिए आ जाएगा। और इतना सिंपल और इतना सरल आपका पेपर आया है कि इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे 5 प्रश्न थे जो हिंदी से आए। अब इसके अलावा हमारे इसमें पद्यांश आए थे, गद्यांश आए थे। तो वो गद्यांश हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें गद्यांश में हमारा क्या था। तो पहला गद्यांश आपका ये दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे हम देखते हैं जो आपका फर्स्ट मीटिंग में पेपर था, इसमें 81 से 85 तक एक गद्यांश दिया हुआ था और फिर 86 से 90 तक के लिए दूसरा गद्यांश है। तो इसमें पहला गद्यांश हम देखते हैं, जल्दी से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया है, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। देखो, मैंने आप लोगों को कराया था ना, गांधी से संबंधित कराया था और मैंने आपको बताया था कि गांधी से संबंधित आपका पैराग्राफ हर बार आता है लगभग, और गांधी से संबंधित ही आया है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है कि जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने संसार को अहिंसा के बारे में पाठ पढ़ाया और अहिंसा रूपी उन्होंने अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। नितांत का मतलब क्या होता है, बिल्कुल। ठीक है, जैसे आपने कहते हैं वे नितांत सफल हुए, मतलब वो पूरी तरह से, बिल्कुल या पूरी तरह से वो सफल हुए इस चीज पर। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि का मतलब बढ़ना। ठीक है, अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। देखो, प्रेम और अहिंसा ही है जो विश्व में क्या कर सकते हैं, शांति स्थापना कर सकते हैं। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। अगर शांति नहीं होगी तो मानव जाति का कोई विकास नहीं हो सकता। अब आप अफगानिस्तान में आराम से देख रहे होंगे इस चीज का कि शांति नहीं है, वहां कोई विकास, तो क्या होगा, वहां मानव शांत नहीं है ना।
प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो। यानी ये कहा है कि किसी भी देश के लिए उसका स्वर्णिम युग वो युग होता है जहाँ जिस समय में वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहता है और उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। मतलब पूर्ण शांति और सुख तो रहता ही है और साथ ही साथ रचनात्मक कार्य होते हैं। रचनात्मक कार्य का मतलब प्रगतिशील कार्य होना, ठीक है, मानव विकास के लिए। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। यानी हम भौतिक दृष्टि से अगर व्यापार की बात करें तो वो भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना होगा। यानी शांति के लिए हमें अगर विश्व की शांति करनी है तो हमें ये देखना है हर हाल में हमें शांति रखनी है, हमें युद्ध की तरफ नहीं बढ़ना। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापना करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव हो सकती है। तो यानी यहाँ पे कहा है कि कुल मिला के हम देखें इसमें तो अहिंसा और प्रेम की बात कही गई है, शांति के बारे में बात करी गई है। अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न कहा है, मतलब 81 प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो देखो अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखना है कि विश्व शांति की स्थापना। पैराग्राफ को ध्यान में रखिएगा, हमने पैराग्राफ अभी पढ़ा है। तो परिश्रम और ज्ञान, आत्मीयता और समीपता, या अहिंसा और प्रेम, और हिंसा या भय। तो आपको पता है कि इसमें विश्व शांति की स्थापना के लिए जो हमें बार बार बताया गया है वो क्या कहा है, प्रेम, शांति और अहिंसा, यही। तो यहाँ पे हमारे शांति शब्द नहीं है लेकिन एक शब्द है अहिंसा और प्रेम। तो अहिंसा और प्रेम ये दोनों ही हैं जो हमारे किसको बना सकते हैं, विश्व शांति को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पे हमारा प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है 82, जिसमें कहा है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, भय के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, मौन पालन द्वारा या सत्य पालन द्वारा। तो आपको पता है कि कठोर से कठोर हृदय को हमें कोमल बनाना है तो किसके द्वारा, अहिंसा के द्वारा, ठीक है। तो बी आंसर इसमें आ जाएगा, अहिंसा के द्वारा। फिर आगे बढ़ेंगे, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो आपको पैराग्राफ में पता है, हमने पढ़ा कि किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग कौन सा रहा है। तो इसमें दिया है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो यही कहा है, पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से लाइन दी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि पैराग्राफ से बिल्कुल अलग नहीं आया, एकदम सेम टू सेम पैराग्राफ में जो है हो सकता है वो ही यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति, सुख और उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य। और जो आपका यहाँ पर प्रश्न है वो प्रश्न भी क्या है, उस प्रश्न में भी सीधा पहला जो ऑप्शन दिया है आपका शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 83 का आंसर ए हो जाएगा, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद शब्द दिया है अगला, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है। पर्याय का मतलब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि नितांत शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें नितांत शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल, यानी पूरी तरह से। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारे जाने के बाद मैं नितांत अकेला हो गया, ऐसे वाक्य प्रयोग करके आप पहचान सकते हैं। यानी तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। तो नितांत का क्या अर्थ होता है, बिल्कुल होता है। इतना सरल और इतना सिंपल तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एग्जामिनर ने दिया इसको, बहुत सरल। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, 4 ऑप्शन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, मानव जाति के विकास के लिए। तो देखो पैराग्राफ में ये लाइन आपने जब पढ़ी है तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है, ठीक है, ये स्पष्ट रूप से आपके पैराग्राफ में लिखा है। तो आप ये आराम से जो डी ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा और ये एकदम से बिल्कुल सरल है। अब अगला हम पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा क्या दिया हुआ है ये भी देखो।
अब देखो, आपको याद रहा होगा मैंने आप लोगों को जो पैराग्राफ कराए थे, विज्ञान, मानव जाति और गांधी जी, इन सब पे ही कराए थे। तो प्रश्नोत्तर आप देखेंगे ही बिल्कुल उसी तरह से आया है लगभग। अब सेम टू सेम तो नहीं छप सकता, लेकिन उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ आया है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो आप लोगों ने अगर उस चीज़ को समझा होगा कि कैसे आंसर देना है, तो आप लोग सब सही करके आए होगे। तो देखते हैं, पैराग्राफ कह रहा है कि विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्ण पूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं है। देखो, इस पंक्ति का मतलब क्या है कि विज्ञान ने जो भी आविष्कार किए हैं, मानव जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र में उनका प्रयोग हो रहा है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। मतलब विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार कर दिए हैं, इस वजह से आज के युग को हम वैज्ञानिक युग कहते हैं। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रीतम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। देखो, अप्रीतम का मतलब होता है अतुलनीय, मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो सके। प्रदेय का मतलब है देने योग्य, और अनुग्रहित का मतलब होता है एहसानमंद बनाना। तो इसने क्या कहा है कि जो विज्ञान है, विज्ञान ने हर किसी को, जितने भी नाम गिनाए, इन सभी को किसी न किसी रूप में सभी क्षेत्रों में अपने द्वारा देने योग्य जो भी आविष्कार हो सकता है, उससे सभी को क्या कर दिया, एहसानमंद बना दिया है। ठीक है, इस बात का मतलब यह है। आगे, आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। समूचा परिवेश कह सकते हैं हम, मतलब पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। हर जगह पर, सारी जगह क्या है, विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। इसने क्या कहा है कि सिर्फ ये नहीं कि घर की रसोई घर तक ही सीमित हैं, बहुत बड़े बड़े भवनों तक, उसके बाद यहाँ पे प्रत्युत का मतलब होता है कि बल्कि, ठीक है, बल्कि वे स्थल और जल सीमाओं को, मतलब ना तो उनके लिए कोई आकाश की सीमा है, ना स्थल की सीमा है, ना जल की सीमा है, यहाँ तक कि विज्ञान अंतरिक्ष तक भी पहुँच गया है। ठीक है, वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। ठीक है, अद्यतन मतलब आज तक के युग की बात करें, विज्ञान आज तक हमारे लिए क्या हो गया है, बहुत बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संप्रदायों का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं या ऋतुओं के प्रयोग से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। देखो, हर एक पंक्ति को दिमाग में रखना, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिए हैं सारे प्रश्न पैराग्राफ से ही हैं। ठीक, सारा विश्व कैसा लगने लगा है, परिवार सा। क्यों लगने लगा है, क्योंकि जो यातायात के संचार के साधन हैं, इन्होंने क्या कहा है, दूरियों को कम कर दिया है, तो सारा ही विश्व हमें अपने परिवार जैसा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके, देखो हस्तामलक शब्द का क्या अर्थ होता है, हस्तामलक शब्द का अर्थ होता है जो आसानी से समझने योग्य हो या स्पष्ट हो, आसानी से समझने योग्य। ठीक है, हस्तामलक, जैसे यहाँ कहा विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्यों को आसानी से स्पष्ट रूप से समझने लगा है और समझ के क्या हो गया है, अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। ठीक है,
सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। देखो यहाँ पे क्या है, विज्ञान ने मनुष्य को क्या दिया है, बौद्धिक विकास दिया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति का मतलब क्या होता है, जो वैज्ञानिकों ने चिंतन करके थ्योरी लिख के आपको बताया है कि भाई ये नियम कैसे काम करेगा कैसे नहीं, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। अब देखो इसे आप कह सकते हो जैसे कुछ लोग वैज्ञानिक नियमों को चमत्कार बना देते थे और लोगों को छलना शुरू कर देते थे, तो वैज्ञानिकों ने चिंतन करके उस चीज को लोगों को, जनसाधारण को समझाया कि ये तो क्या है, विज्ञान के नियम हैं, और उससे क्या हुआ, उनके अंदर जो अंधविश्वास थे या रूढ़िवादी परंपराओं से वो ग्रसित रहते थे, उन से उन्हें मुक्ति मिल पाई है, ठीक है। और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। मतलब यथार्थ का मतलब क्या होता है, वास्तविक जीवन, अब वो किसी कल्पना में नहीं रहता। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। स्तुत्य का मतलब हो गया यानी स्तुति करने योग्य। स्तुति करने योग्य मतलब, स्तुति का मतलब क्या हो गया, पूजा करने योग्य, ठीक है। तो विज्ञान की यह देन हमारे लिए क्या है, पूजनीय है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। मतलब अब जब विज्ञान ने इतना सब कुछ मानव को दिया है, तो मानव को क्या करना है कि उसके इस खोज का रचनात्मक कार्यों में प्रयोग करना है, न कि मानव के विनाश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक ने ये बात बताई है। अब चलो हम इसके प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारा दिया है 86 में कहा है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है, तो ऑप्शन दिया है प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से, या पुरानी शिष्ट और औपचारिकताओं से, या संतुलित अनुचिंतन से। तो आप यहाँ देखेंगे पैराग्राफ में, अभी हमने पढ़ा था लास्ट लाइन जो हमारी आ रही थी कि वैज्ञानिक चिंतन ने हमें भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से मुक्ति प्रदान की है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, या विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, या विज्ञान की गतिशील शक्तियां, या यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। तो पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विज्ञान के द्वारा यातायात के साधन का विकास जब हो गया है, तो ये समूचा विश्व हमें परिवार के जैसा लगने लगा है। तो जब समूचा विश्व परिवार के जैसा, तो परिवारवत का मतलब ही होता है परिवार के जैसा लगना। तो विश्व परिवार के जैसा किस कारण से लगने लगा है, क्योंकि यातायात एवं संचार साधनों का विकास हो गया है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, पैराग्राफ में पूरा आंसर पैराग्राफ में दिया हुआ है। इसके बाद बात करें, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, अभिप्रेत का मतलब होता है अभिप्राय, मतलब आशय क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। ये कोई गलत नहीं है, ये अभिप्रेत क्या है, ये एग्जामिनर ने इसको थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की है, बस इसलिए ऐसे शब्द लेके आया है जो किताबों में लिखे होते हैं, हमारे डेली यूज में नहीं। इसके बाद यानी इसने पूछा हस्तामलक। तो मैंने क्या बताया आपको पैराग्राफ बताते समय कि हस्तामलक का मतलब होता है स्पष्ट, आसानी से समझा जिसे जा सके। तो ऑप्शन क्या दे रखे, स्पष्ट और अनायास, बोधगम्य। देखो बोधगम्य का मतलब होता है जिसे समझा जाए, ठीक है, और अनायास का मतलब होता है आसानी से, अपने आप, ठीक है। अनायास का मतलब क्या था, अपने आप, आसानी से। तो इसका जो आंसर है वो ए ही होगा, बाकी और सब इसके क्या है वो बेकार है, उनमें कोई आंसर नहीं है। तो ए आंसर होगा कि हस्तामलक का जो अर्थ है वो स्पष्ट और अनायास बोधगम्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 89। प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है।
देखो यहाँ जो ये पदबंध दिया है, ये पदबंध वो नहीं है जो हमारे हिंदी ग्रामर में पूछा जाता है, यानी हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक चिंतन जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, या भावनात्मक चिंतन, या परंपरागत चिंतन। तो देखो जैसा हमारा पैराग्राफ में दिया है, यहाँ पे हम देखते हैं पैराग्राफ में जाके, इसमें सीधा आपको स्पष्ट दिख जाएगा। पैराग्राफ है हमारा, वैज्ञानिक चिंतन से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो ये जो सोच विचार कर सकता है मतलब यही चिंतन हो गया, तो स्वस्थ और संतुलित ढंग से। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, ये पहला हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 90। तो प्रश्न संख्या 90 में दिया है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, सभी भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न है, या प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, या विद्युत शक्ति का स्वामी है। तो देखो यहाँ पे हमें इसमें अगर हम इसके पैराग्राफ को ध्यान दें तो पैराग्राफ में बात कही गई है, यानी विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है, ये स्पष्ट रूप से बताया और एकदम स्पष्ट ही लिखा हुआ है इसमें। जैसे हम देखते हैं, देखिए जैसे दिया है, इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर बन चुका है। ऊपर दिया वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो आंसर है इसमें वो हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, 90 का हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारा सी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 90 का आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक है।